कभी सोचा है कि क्या एक अकेला विचार, एक आंदोलन 30 साल पुरानी सत्ता की जड़ें हिला सकता है? आज हम भारत के लोकतांत्रिक सफर के एक ऐसे ही नाटकीय मोड़ को देखने वाले हैं। वो दौर जब देश ने अपनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार को चुना। ये कहानी है सिद्धांतों की, विरोधाभासों की और कुछ ऐसे नतीजों की जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। चलिए इस दिलचस्प दौर को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ कुर्सी बदलने या सत्ता के खेल की नहीं है। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमें बहुत पहले याद दिलाया था, असली आज़ादी तो सामाजिक आज़ादी होती है। और जनता पार्टी का उदय कहीं न कहीं इसी गहरी इच्छा का प्रतीक था। एक ऐसे भारत का सपना जहां कानून की आज़ादी हर नागरिक तक सच में पहुंचे। जरा इन तारीखों पर नजर डालिए। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये भारतीय राजनीति में आए एक जबरदस्त भूचाल के झटके हैं। सोचिए, जून 1975 के इमरजेंसी के अंधेरे से लेकर मार्च 1977 की नई सुबह तक 2 साल से भी कम वक्त में देश ने 30 साल पुराने कांग्रेस के शासन को खत्म होते हुए देखा। ये एक बहुत बड़ी बात। तो इस सरकार का जन्म ही इमरजेंसी की आग से हुआ था, और इसीलिए इनका मिशन भी एकदम साफ था, लोकतंत्र को उसकी खोई हुई आवाज लौटाना। जैसे ही देसाई सरकार सत्ता में आई, उसने सबसे पहला काम यही किया, इमरजेंसी की पूरी मशीनरी को जड़ से उखाड़ फेंकना। उनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था, पिछली सरकार के हर विवादास्पद फैसले को पलटना और लोकतंत्र की नींव को फिर से मजबूत करना। और ये काम उन्होंने बहुत तेजी से किया। जितने भी राजनीतिक कैदी थे उन्हें रिहा किया गया, मीडिया पर जो पाबंदियां थी वो हटाई गईं, और सबसे जरूरी, संविधान में ऐसे बदलाव किए गए ताकि भविष्य में कोई भी सरकार अपनी ताकत का इस तरह से गलत इस्तेमाल ना कर सके। मतलब ये एक तरह से डेमोक्रेसी की पूरी ओवरहॉलिंग थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लोकतंत्र को वापस पटरी पर लाना तो बस शुरुआत थी, असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। सवाल ये था कि क्या मोरारजी देसाई के चट्टान जैसे मजबूत सिद्धांत शासन और विदेश नीति के मुश्किल चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। मोरारजी देसाई की पहचान ही थी कठोर अनुशासन, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनके जीने का तरीका था। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी और अपने उसूलों पर टिके रहने की आदत, इसी फिलॉसफी ने उनकी सरकार की हर एक पॉलिसी को शक्ल दी। विदेश नीति के मोर्चे पर उन्होंने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। उन्होंने अच्छे पड़ोसी की नीति अपनाई, खासकर पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने और बातचीत का रास्ता खोलने पर बहुत जोर दिया। उस समय के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा यू टर्न था। और यहीं पर देसाई के सिद्धांतों की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल परीक्षा हुई। ये स्लाइड उस पूरे विरोधाभास को साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ उनका गांधीवादी सिद्धांत था कि पड़ोसियों से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, पूरी सच्चाई से बात करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उनके आलोचक ये आरोप लगाते हैं कि इसी सिद्धांत की वजह से उन्होंने फ़ोन पर पाकिस्तान को भारत के खुफिया नेटवर्क की जानकारी दे दी, जिसका सीधा सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ा। बात यहीं नहीं रुकी। अपनी खुफिया एजेंसी रॉ पर एक तरह के अविश्वास के चलते देसाई ने उसके बजट में सीधे सीधे 30% की भारी कटौती कर दी। जाहिर है, इस कदम ने देश के इंटेलिजेंस सिस्टम को और भी कमजोर कर दिया। आर्थिक मोर्चे पर भी देसाई के उसूलों के नतीजे मिले जुले रहे, मतलब एक दोधारी तलवार की तरह। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए नियम बनाए तो कोका कोला और IBM जैसी बड़ी कंपनियां भारत छोड़कर चली गईं। काले धन पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी की गई। लेकिन इन सब आदर्शवादी कदमों का असर ये हुआ कि देश की आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ गई। और अब विडंबना देखिए, जिन ताकतों ने जनता पार्टी को बनाया था, जो उसके एक होने का कारण थीं, वही उसके टूटने की वजह भी बनी। चलिए समझते हैं कि कैसे ये ऐतिहासिक गठबंधन अंदर से ही बिखर गया। सच तो ये है कि जनता पार्टी असल में एक पार्टी थी ही नहीं। वो तो इंदिरा गांधी के विरोध में एक साथ आई अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एक कह सकते हैं कि एक इंद्रधनुष जैसा गठबंधन थी। इसमें एक तरफ दक्षिणपंथी थे तो दूसरी तरफ समाजवादी, तो कोई गांधीवादी था। मतलब हर रंग के नेता एक ही छत के नीचे थे। और जैसे ही इमरजेंसी का वो साझा दुश्मन सामने से हटा, ये गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। विचारधारा के झगड़े और नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, ये सब सरकार पर हावी हो गईं, और सरकार के अंदर ही सत्ता का ऐसा खेल शुरू हुआ कि कामकाज लगभग ठप पड़ गया। और इस आग में घी का काम किया खुद प्रधानमंत्री के लीडरशिप स्टाइल ने।
जो कठोर अनुशासन उनकी निजी जिंदगी में उनकी ताकत थी, वही इतने अलग अलग विचारों वाले नेताओं को एक साथ रखने में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। तो नतीजा क्या हुआ? सरकार सिर्फ 2 साल से कुछ ज्यादा ही चल पाई। ये लिस्ट साफ दिखाती है कि देसाई का कार्यकाल कितना छोटा था, और ये भारत में गठबंधन सरकारों के एक नए और अस्थिर दौर की शुरुआत थी। अच्छा, तो सरकार गिर गई, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सरकार पूरी तरह से एक फेलियर थी? कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। इसकी विरासत कहीं ज्यादा जटिल है और इसके कुछ नतीजे तो ऐसे थे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इसकी सबसे बड़ी विरासत थी मंडल कमीशन की स्थापना। देसाई सरकार ने पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए जो कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट ने करीब 10 साल बाद भारतीय राजनीति में एक ऐसा तूफान ला दिया जिसने जाति आधारित राजनीति का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो कुल मिलाकर जनता सरकार की विरासत सिर्फ एक असफलता की कहानी नहीं है। हाँ, ये सरकार गिरी, लेकिन इसने लोकतंत्र को बचाया, इसने भारत को गठबंधन की राजनीति की हकीकत से मिलाया, इसने सामाजिक न्याय की बहस को एक नई दिशा दी, और सबसे बड़ी बात, इसने ये साबित कर दिया कि केंद्र में कांग्रेस का विकल्प भी हो सकता है। मोरारजी देसाई की ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। राजनीति की इस उलझी हुई दुनिया में क्या उसूलों पर चट्टान की तरह अड़े रहना हमेशा फायदेमंद होता है, या कभी-कभी ये एक बोझ बन जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।